हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोग अक्सर सोनू सैनी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर स्टडी करते रहते हैं और आपके लिए इस कमिंग संडे में आने के लिए आज से आपके लिए 11th की सीरीज भी स्टार्ट की जा रही है, यानी कि 11th कम नीट और आईआईटी, 12th कम नीट और आईआईटी हम लोग सीरीज चला रखी है हमने। और आपको आज 12th की वीडियो भी मिलेगी नीट आईआईटी की 12th सिलेबस की। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th नीट आईआईटी के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से, पहला चैप्टर वैसे तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, अदरवाइज हम इसको स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ठीक है स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपके यहाँ जो नीट है बच्चों ध्यान से समझेंगे, जो नीट है यानी कि जो मेडिकल का एग्जाम है उसमें आपके यहाँ लगभग मान के चलिए कि 2 to 4 क्वेश्चंस अक्सर देखे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, काफी बड़ा चैप्टर है। दूसरा, आईआईटी में जो आईआईटी में आते हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर इस चैप्टर में से आ जाता है, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, लेकिन वेटेज 2 क्वेश्चन का बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान से चैप्टर पढ़ेंगे हम, एक एक टॉपिक रेगुलर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, देखिएगा आपको काफी समय बाद 10 से 15 दिन बाद वीडियोस मिल रही हैं, इसके लिए खेद व्यक्त किया जाता है क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से वीडियो नहीं बना पाए थे बच्चों। अब आपको रेगुलर एग्जाम तक मिलती रहेंगी। देखिएगा, सबसे पहले तो हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चों। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर होता ही क्या है, ये होता क्या है। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं एटम्स को। सबसे पहले किसको पढ़ते हैं बच्चों, हम एटम को। ठीक है ना, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम्स, स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम। हम कहेंगे स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम्स, यानी क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स किनको स्टडी करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को बच्चों। ठीक है ना, और इनके हम बिहेवियर को देखेंगे, इनके बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे कि जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम्स के, उनके बिहेवियर को इस टॉपिक्स में स्टडी किया जाएगा बच्चों। ठीक है ना, देखिए ध्यान से कि जो हमारे पास ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इनके अलावा भी और पार्टिकल्स होते हैं जैसे न्यूट्रिनो, जैसे एंटी प्रोटॉन, जैसे पॉजिट्रॉन, जैसे पाइमेसोन पार्टिकल। देखिए ध्यान से, पाइमेसोन पार्टिकल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो। और जो इनकी डिस्कवरी की थी वो साइंटिस्ट युकावा ने की थी। किसने बच्चों, युकावा। यहां क्वेश्चन बन सकता है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनमें पाइमेसोन पार्टिकल की डिस्कवरी की थी युकावा ने, और जो पॉजिट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी बच्चों वो साइंटिस्ट एंडरसन ने की थी। किसने की थी बच्चों, एंडरसन ने की थी। आप अपनी नोटबुक बना लीजिएगा, एक नोटबुक में नोट भी करते रहिएगा साथ साथ। दूसरा, न्यूट्रिनो की जो डिस्कवरी की थी बच्चों वो फर्मी ने की थी।
सॉरी, न्यूट्रिनो की जो डिस्कवरी की थी वो फर्मी ने की थी, ठीक है ना। ये एक एक देखिएगा, लेकिन बेसिकली हम जो एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही स्टडी करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन है क्या बेटा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है ई होता है, ई से डिनोट करते हैं हम। एक एक चीज ध्यान से पढ़िएगा, ई माइनस होता है, -1 ई नॉट होता है, -1 बीटा 0 होता है। इन चारों सिंबल से हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। ज्यादातर मोस्टली इन्हीं को पढ़ाते हैं, लेकिन इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमें इनकी भी जरूरत पड़ती है अक्सर बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है, ठीक है ना। क्यों होता है वेरी स्मॉल, जरा ध्यान से समझिए। इससे पहले मैं एटम को डिस्कवर करता हूं, एटम को स्टडी करते हैं बच्चों। एटम्स क्या है, सबसे पहले जो एटम की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, डाल्टन ने की थी, डाल्टन, क्लियर। डाल्टन ने सबसे पहले एटम को डिस्कवर किया था। एटम पे बहुत वर्क करते रहे डाल्टन, और एटम पे जब उन्होंने वर्क किया तो वो देखते रहे कि बहुत सारे इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, लेकिन उस समय तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का कुछ पता नहीं था। सबसे पहले एटम को डाल्टन ने दिया, और डाल्टन ने कहा कि जो एटम्स होता है वो नॉट डिवाइडेड होता है, नॉट डिवाइडेड होता है, यानी कि एटम एक अनडिवाइडेड एंटाइटी होती है कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। उस समय बिल्कुल करेक्ट था, उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं थी, उस समय एटम्स के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी कर रहे थे। लेकिन एटम की जो ये थ्योरी थी, डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम्स, इसमें कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स फेल हो गए कि एटम अनडिवाइडेड होता है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में इसको डिवाइड किया जा सकता है, क्लियर। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम एटम को ही देखते हैं कि ये एटम होता क्या है। देखिएगा, हमारे पास एक इक्वेशंस है, उसको ध्यान से समझते हैं हम लोग। क्या, जैसे H2 + Cl2 = 2HCl, दिस इज मॉलिक्यूल। ये क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल बना किससे, H2 बना किससे बच्चों, H + H से। ये Cl2 बना किससे, Cl + Cl से। एक एक चीज बेसिकली समझिएगा, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप अदर टीचर्स की भी एक बार देख सकते हैं, फिर उसमें कंपैरिजन कीजिएगा, तब देखिए मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। वरना तो मेन चीज बता के टीचर आगे बढ़ जाता है और कोशिश करता है चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म करने की। ऐसा नहीं है, आपका की नॉलेज अधूरी रह जाती है, आपको बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते, और बेसिक मिलके कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और धीरे धीरे आप ब्रिलियंट होते चले जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखिएगा, जो ये मॉलिक्यूल है ये बना होता है H + H से, H2 बना है H + H से। दिस इज एटम, क्या बच्चों, एटम। और ये क्या है, कंपाउंड है। क्या बच्चों, ये कंपाउंड है, 2HCl। तो देखिए ध्यान से, कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है। कंपाउंड का एटम होता क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड विच फॉर्म द मॉलिक्यूल, यानी कि जो मॉलिक्यूल बनाता है, विच फॉर्म द मॉलिक्यूल एंड पार्टिसिपेट इन रिएक्शन विदाउट
अनडिवाइडेड, यानी क्या कि इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और इंडिविजुअल रहता है, अलग रहता है, बिल्कुल डिवाइड नहीं होता। कैसे? यहां पर H है तो यहां पर भी तो H है बच्चों, कहीं ऐसा तो नहीं कि H बाई सॉरी बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि H बाई 2 हो गया या H बाई 4 हो गया। क्लियर? यहां पर ये Cl है तो यहां पर भी Cl है, कहीं ऐसा तो नहीं कि Cl बाई 2 या Cl बाई 4 हो गया, ये डिवाइड हो गया, यानी कि एटम डिवाइड नहीं होता उस समय तक। क्लियर? तो एटम क्या है, डेफिनेशन समझिए। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन एंड फॉर्म द मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ अनडिवाइडेड एटम। अनडिवाइडेड एंटाइटी, अनडिवाइडेड होता है, डिवाइड नहीं होता बच्चों। बात क्लियर? अपनी नोटबुक में आप इसको नोट भी करते रहिए साथ साथ, क्योंकि आपको इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, इनमें से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और बेसिक्स क्वेश्चन बनाएंगे लेवल फर्स्ट के, फिर लेवल सेकंड, फिर लेवल थर्ड, हाई लेवल तक आपको लेके चलेंगे। पहले 11th यानी कि बोर्ड लेवल, 11th लेवल, फिर हम उसको लेके चलेंगे नीट लेवल और आईआईटी लेवल पर। नीट और आईआईटी में भी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड रखेंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे बेटा। सिस्टमेटिकल चलेंगे क्योंकि आज पहली क्लास है, तो इसको ध्यान से आप करते रहिएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। कैसे होता है स्मॉलेस्ट? हम एक एटम का डायग्राम बनाते हैं, आपको बताते हैं बेटा स्मॉलेस्ट कैसे होता है। ये देखिएगा, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, अभी न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई लेकिन हम बता रहे हैं। ये हमारे पास एटम है बच्चों, क्या है ये? एटम है। यहां से यहां तक ये न्यूक्लियस की रेडियस है और यहां से यहां तक ये एटम की रेडियस है, यानी कि दिस इज एटॉमिक रेडियस। क्या बेटा? एटॉमिक रेडियस। क्लियर? दिस इज क्या है ये? न्यूक्लियस रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस, न्यूक्लियस रेडियस बच्चों, ठीक है ना। तो जो एटॉमिक रेडियस होती है वो किस ऑर्डर की होती है? वो बच्चों होती है एटॉमिक रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम से 3 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। सेंटीमीटर में देखें तो 10 की पावर माइनस के 10 इंटू 100, ये 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर हो गई एटॉमिक रेडियस। क्लियर? और जो ये न्यूक्लियस रेडियस होती है ये 1 फर्मी होती है। कितनी होती है बच्चों? 1 फर्मी, और 1 फर्मी इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 15 मीटर के बराबर होता है। इसको ध्यान रखना, ये पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। तो जो एटॉमिक रेडियस होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम और 3 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, यानी कि जनरली 1 एंगस्ट्रॉम से छोटी नहीं होती, 3 एंगस्ट्रॉम से बड़ी नहीं होती। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर, सेंटीमीटर में चेंज किया तो 100 की मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर। एंड देन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 1 फर्मी, यानी कि 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। बात क्लियर? अब देखिएगा, जो ये एटम का जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर रहते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। कौन रहते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और जो ये क्लासेस हैं, जो ये शेल हैं, इनमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे सेल होते हैं, जैसे एक ये के शेल है, ये दूसरा बच्चों एल होता है, तीसरा बच्चों एम होता है, चौथा सेल ये एन होता है। क्या होता है? एन होता है। के एल एम एन, इनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो बेसिक्स लेके चल रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन यानी कि नाना पार्टिकल। याद रखेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन यानी कि नाना पार्टिकल कहाँ है? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सेल में राउंड करते हैं बच्चों ये। तो आप एटम समझ गए होंगे, मैं समझता हूं, ठीक है ना। तो हम इस एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसकी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, तो अब हम वहीं पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो सिंबल होते हैं ई माइनस, -1, E0, -1 बीटा 0। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के कुछ पॉइंट समझिएगा। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, वेरी स्मॉल होता है, क्योंकि जब एटम स्मॉल है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो और भी स्मॉल होंगे। बात क्लियर? दूसरा हम इसमें कह सकते हैं दिस इज फंडामेंटल पार्टिकल। क्या है बच्चों? ये फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है ये। क्लियर? अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी बच्चों, ठीक है जी, क्या चीज? इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी वो की थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, ठीक है ना। हिंदी में हम इसको
जे थॉमसन में भी कहते हैं। किसने की थी डिस्कवरी बच्चों? जे थॉमसन ने। आगे चल के हम इसको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को नेम दिया था, इसका भी याद रखना, जब एटम की डिस्कवरी हो रही थी तो इसका नेम का धीरे धीरे पता चलने लगा था। जे स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नेम दिया था। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नेम किसने दिया? जे स्टोनी ने। और डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। किसने की बच्चों? जे थॉमसन ने। जो नेम दिया था, ये दिया था बेटा 1891 में जे स्टोनी ने। क्लियर? दूसरी बात हम समझते हैं, देखो आप लोग समझ गए होंगे एटम्स को। मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूं बच्चों, ठीक है ना। अपनी नोटबुक में आप इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को समझना। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, कुछ पॉइंट्स हम इलेक्ट्रॉन के इधर लिख लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पे बच्चों चार्ज होता है, ठीक है जी, चार्ज देखते हैं बच्चों, ठीक है जी। यानी कि चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन पर। इसको हम माइनस में लेते हैं, माइनस। क्लियर? न्यूमेरिकल करते समय माइनस की कोई सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं है। न्यूमेरिकल करते समय हम माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, ये तो अक्सर 12th लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा नीट और आईआईटी लेवल पर अगर हम जाएं, तो नीट और अगर आईआईटी लेवल पर जाएं तो हमसे पूछता है कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। अगर हमें एक मोल पे निकालना है, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? याद रखना, एक मोल में इलेक्ट्रॉन या एक मोल में एटम आपसे पूछ ले तो कितने होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है बच्चों? उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करके आएंगे तो 96500 कूलाम आ जाएगा। 96500 कूलाम। ये होता है 1 फैराड के बराबर। किसके बराबर? 1 फैराड, 1F के बराबर। यानी कि हम 96500 कूलाम 1 फैराड के बराबर भी होता है। आपसे पूछे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना? इतना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना? 1 फैराड या 96500 कूलाम। बात क्लियर हो गई? अब बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। किसकी करते हैं बच्चों? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg होता है। ग्राम मिलेंगे तो 1000 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 10 की पावर माइनस के 27 kg ग्राम हो जाएगा। यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। तो देखिए ध्यान से, हमने एक पहला फंडामेंटल पार्टिकल लिया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होते हैं E माइनस, -1 E0, -1 बीटा 0। दूसरा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल होता है बच्चों। फंडामेंटल पार्टिकल तो बोलते ही हम इसको। डिस्कवरी बाय जे थॉमसन, लेकिन जो नेम दिया वो जे स्टोनी ने दिया, ठीक है, जे स्टोनी ने दिया 1891 में। दूसरा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इतना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें आप एवोगाड्रोस नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg। बच्चों कोई दिक्कत? तो देखिए, मैं समझता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ। अब हम पढ़ेंगे ये पॉइंट्स बच्चों, अपनी नोटबुक में आप नोट किया करें, ठीक है। वीडियो को थोड़ा बैक करके, रोक के, पॉज करके नोट कर लिया करें, क्योंकि एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा इनके। देखिए, थ्योरी तो आपको यहाँ नहीं दी जा सकती, थ्योरी तो आपको रेगुलर क्लास में दी जाएगी, ठीक है ना। जो रेगुलर प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवाए जाते हैं उसी में दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम आपको पूरा का पूरा फंडामेंटली डिस्कस कर सकते हैं, एक एक चीज आपको समझा के चलेंगे। देखिए बच्चों, इस साल यानी कि 2023-24 में आपको बड़े
खेद व्यक्त करते हुए सूचित किया जाता है कि इस बार हम 11वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड का बैच नहीं बना पाए। 11वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड का बैच नहीं बना पाए। जिन स्टूडेंटों ने हमसे संपर्क किया और हम बैच नहीं बना पाए उसके लिए एक्सक्यूज। लेकिन आपको नेक्स्ट ईयर यानी कि 12th में जब आप आएंगे आपको 12th क्लास में प्रॉपर 12th का बैच मिलेगा। 12th का बैच इस साल भी बना हुआ है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है, लेकिन समय के अभाव के कारण हम 11वीं का बैच नहीं बना पाए, क्योंकि दोपहर में 2 से लेकर रात को 8 बजे तक रेगुलर बैच हैं, सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक रेगुलर बैच हैं, यानी कि नीट और आईआईटी के मिलाकर बैचेस हैं। तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल था और जो टाइम बच्चों को शूट करता है वो टाइम पहले ही अदर बैचेस से घिर गया, तो इसलिए इस बार नहीं बना पाए। तो आप लोग या तो सेल्फ स्टडी कर लें, अपने स्कूल के टीचर से पढ़ लें, जो आपको उचित लगे ऐसा देख लें, और फिर भी आप ना पढ़ना चाहते हो तो जितनी भी मैं यूट्यूब्स पर, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास पर आपको रेगुलर वीडियो देता रहूंगा और एक एक पॉइंट समझाता रहूंगा, और फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप मेरे से संडे में आकर जितने भी स्टूडेंट्स हैं 11वीं के एक एक पॉइंट टाइम लेकर निःशुल्क, कोई फीस नहीं, कुछ भी नहीं, आप मेरे से सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और मेरे से आकर आप नोट्स भी ले सकते हैं। मैं आपको प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन बैच बनाना बहुत कठिन है, तो अभी कोई बैच बनने की संभावना नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो देखते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कस करेंगे बच्चों, देखिए देखो, जैसे कि आपने स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपने जानकारी ले ली होगी। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपने क्या जानकारी ली कि इस पे चार्ज कितना होता है, इसका मास कितना होता है, एटम्स के बारे में आपने ले ली। तो देखिएगा, अब हम लोग स्टडी करते हैं बच्चों कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई वो बच्चों कैसे हुई, ठीक है ना, कैसे पता लगा हमें कि दिस इज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हम लोग पढ़ेंगे कैथोड रेज। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि ये कैथोड रेज क्या होता है। देखिए बच्चों, एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रुक्स। कौन थे बच्चों? विलियम क्रुक्स और जूलियस पल्कर। विलियम क्रुक्स और जूलियस पल्कर ने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। क्या ली बच्चों? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। मैं बनाता हूं, जरा ध्यान से समझना। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, कांच की ट्यूब थी, यानी कि जिसकी सतह पर ल्यूमिनिसेंस, चमक उत्पन्न हो सके। डिस्चार्ज ट्यूब ली। उन्होंने क्या किया कि एक साइड में कैथोड लगाया और एक साइड में एनोड लगाया। ये कैथोड की प्लेट ले ली, दिस इज कैथोड, कैथोड, और एक एनोड की प्लेट ली, यानी कि 2 मेटल शीट ली, एक कैथोड और एक एनोड। क्लियर? और जो यहां पर एक उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया। क्या लगाया बच्चों? एक वैक्यूम पंप लगाया, एक निर्वात पंप लगा दिया। इस वैक्यूम पंप का काम क्या था? इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनको बाहर निकालना। एटमॉस्फेरिक गैसेस का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वही प्रेशर रहा होगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर है। 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 760 mm प्रेशर है, वही रहा होगा। लेकिन प्रेशर किसकी वजह से होता है? गैसेस की वजह से होता है। उन्होंने इसके अंदर से सारी की सारी गैसेस बाहर निकाल ली वैक्यूम पंप की हेल्प से। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर एक प्रेशर 0 हुआ, 0 क्रिएट हो गया प्रेशर। अभी थोड़ी देर के लिए समझिए। और इन कैथोड एनोड का जो रिलेशन था, उन्होंने क्या किया, इसका रिलेशन एक हाई वोल्टेज की बैटरी से कर दिया। किससे कर दिया बच्चों? इनका रिलेशन इन्होंने एक हाई वोल्टेज की बैटरी से कर दिया। ठीक है बच्चों, एक हाई वोल्टेज की बैटरी से
कर दिया। ये कैथोड, कैथोड कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है बच्चों। और एनोड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। इन्होंने क्या किया, जो एनोड लिया बच्चों, ठीक है ना, वो परफोरेटेड लिया। परफोरेटेड का मतलब छिद्रित लिया, ठीक है जी, कह सकते हैं इसको परफोरेटेड, परफोरेटेड यानी कि छिद्रित एनोड। और यहां पर एनोड के पीछे डिस्चार्ज ट्यूब पर एक ल्यूमिनिसेंस मटेरियल, ल्यूमिनिसेंस मटेरियल का मतलब होता है जिस पर चमक उत्पन्न हो सके, एक जिंक सल्फाइड ZnS की कोटिंग कर दी। क्या कर दी बच्चों? ZnS की कोटिंग कर दी। क्लियर? और जैसे ही हमने लगभग 10,000 वोल्ट का करंट सप्लाई किया हमने इसके अंदर, तो हमने देखा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। प्रेशर तो जीरो है, प्रेशर जीरो है। जैसे जैसे हमने इसके अंदर प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया तब भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर हमने देखा कि हमने इसमें कोई गैस इंट्रोड्यूस कर दी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने इसमें हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस कर दी, कोई और भी गैस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप लोग, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रेशर करते हैं कि कौन सी गैस कितना प्रेशर क्रिएट करती है। तो जैसे ही हमने इसमें हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस की तो हमारे पास प्रेशर आ गया 10⁻³ mm मिलीमीटर ऑफ Hg। ये प्रेशर की यूनिट होती है, या कह सकते हैं 0.001 mm ऑफ Hg। जैसे इतना प्रेशर आया इसके अंदर तो यहां पर उनको एक ल्यूमिनिसेंस दिखाई दी। ल्यूमिनिसेंस यानी कि एक चमक दिखाई दी। ल्यूमिनिसेंस, एक ल्यूमिनिसेंस दिखाई दी। इस ल्यूमिनिसेंस को ही इन्होंने कह दिया कैथोड रेज। क्या बच्चों? कैथोड रेज। अब यहां पर ही क्यों दिखाई दी? सुनिए ध्यान से, क्योंकि कैथोड रेज कहां दिखाई दी? पॉजिटिव प्लेट के पास, एनोड प्लेट के पास। और एनोड प्लेट के पास कौन दिखाई देता है? नेगेटिवली चार्ज आता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है। तो इसलिए पता लगा हमें कि जो कैथोड रेज थी वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी थी। कैथोड रेज किससे बनकर मिली थी बच्चों? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से मिलकर बनी थी। अब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कौन थे? देखिए बच्चों, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे इलेक्ट्रॉन। क्या थे बच्चों? इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले जो ये एक्सपेरिमेंट जो किया, डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखना, इस जो एक्सपेरिमेंट को किया, ये जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को जो डिस्कवर किया, सबसे पहले विलियम क्रुक्स एंड जूलियस पल्कर ने इसको एक्सपेरिमेंट को दिया। केमिस्ट्री में क्या होता है कि चोरी करने की बहुत ज्यादा आदत होती है साइंटिस्ट को, एक का एक्सपेरिमेंट दूसरा हायर कर लेता है। तो विलियम क्रुक्स और जूलियस पल्कर ने एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट को करते करते फिर इसके अंदर जंप लगा दी जे थॉमसन ने। किसने बच्चों? जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन को ही कैथोड किरणों की डिस्कवरी का क्रेडिट चला गया। कैथोड किरणों की जो डिस्कवरी का क्रेडिट गया वो जे थॉमसन को गया, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस जो दी वो विलियम क्रुक्स और जूलियस पल्कर ने दी बच्चों। अब आपसे क्वेश्चन अलग अलग कंडीशन से पूछा जा सकता है कि कैथोड रेज का नेम किसने दिया, डिस्कवरी किसने की, चार्ज किसने बताया। वो आपको क्लियर होगा जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगा। आई बात समझ में? एक एक चीज पॉइंट क्लियर हो जाएगी। तो देखिए कैथोड रेज क्या है? अगर अकेला पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए और एक स्ट्रेट लाइन में चलने लगे। किसमें चलने लगे बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन में चलने लगे, तो फिर हम उसको बोलेंगे कैथोड रेज। क्या बोलेंगे? कैथोड रेज बच्चों। क्या बोलेंगे? कैथोड रेज। तो समझिए ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए और एक स्ट्रेट लाइन में चलने लगे, तो उसको बोलेंगे हम कैथोड रेज। दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब।
प्रेशर इतना 10⁻³ mm ऑफ Hg या इतने mm ऑफ Hg। बात क्लियर बच्चों? अब सुनिए ध्यान से कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को डिस्कस करेंगे हम लोग। किसको करेंगे? ये पॉइंट्स अपने इसमें नोट करते रहा करें आप लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को डिस्कस करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, एक एक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्या है ये आप जानते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज क्लियर। हम कहते हैं पहली प्रॉपर्टीज कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ, ठीक है, स्मॉलेस्ट नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। और कौन से पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन। यानी कि कैथोड रेज किससे मिलकर बनी है? स्मॉलेस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है। ये आप जानते हैं। अगर अकेला पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे पार्टिकल मिल जाएंगे बच्चों और स्ट्रेट लाइन में चलने लगे तो कैथोड रेज। अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। क्लियर। दूसरी बात कि जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। किसमें चलती है बच्चों? स्ट्रेट लाइन में। हम कह सकते हैं, देखिए कैसे, कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इन्हीं पर ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ध्यान से पढ़ना, स्ट्रेट लाइन। अब ये कैसे पता लगा हमें कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन? देखिए ये जो, मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें मुझे कुछ और भी समझाना है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बच्चों। कौन? कैथोड रेज। देखिएगा ध्यान से, जब यहां, ये तो आपको पता है नेगेटिवली चार्ज है, ये भी आपको पता लग गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एनोड। जब यहां से कैथोड रेज निकलती हैं तो वो बच्चों इनविजिबल होती हैं, वो दिखाई नहीं देती, इनविजिबल होती हैं। तो हमें कैसे पता लगा कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन? उन्होंने क्या किया, इस कैथोड रेज के रास्ते में एक ओपेक व्हील रख दिया। ओपेक का मतलब जिसके आर पार ना देखा, एक होता ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सके। उन्होंने क्या किया, एक ओपेक व्हील रख दिया और जैसे कैथोड रे बिल्कुल रास्ते में इसके, जैसे कैथोड रे जिसके ऊपर पड़ी तो ये व्हील रोटेट करने लगा। जैसे हवा चलती है, पेड़ पौधों की पत्तियां हिलने लगती हैं, तो ये व्हील रोटेट करने लगा, जिससे पता लगा हमें दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर। एक पॉइंट और भी है, ठीक है जी, दे कंटेन मोमेंटम। इनमें मोमेंटम भी होता है। क्या होता है बच्चों? मोमेंटम भी होता है। कैसे? आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स है कैथोड रेज, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो कैथोड का भी मास इतना ही, और ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये मूवमेंट कर रही है, चल भी रही है, इनमें एक वेलोसिटी भी है। तो मास इंटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा कि दे कंटेन मोमेंटम, इनमें मोमेंटम भी होता है क्योंकि वेलोसिटी है तो मास भी है, और ये व्हील को रोटेट कर रही है तो उसका मतलब वेलोसिटी और मास दोनों है, तो ये मोमेंटम भी शो करती है। बात क्लियर बच्चों? थोड़ी जगह कम है, कंजस्टेड है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट नोट करते रहिएगा। मैं आपको मिटा रहा हूं दोबारा से इनको। तीसरा पॉइंट क्या है कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। ये कैसे शो हुआ? उन्होंने क्या किया, विलियम क्रूक्स और जूलियस पल्कर ने क्या किया, ठीक है ना, कि यहां पर इस डिस्चार्ज उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट किया कि उन्होंने क्या किया कि एक तो नेगेटिव प्लेट ली और एक पॉजिटिव प्लेट ली। क्लियर। पॉजिटिव प्लेट ली तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और जैसे कैथोड रेज निकली तो वो हमें इधर को पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट होती दिखाई दी, यानी कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। कौन? कैथोड रेज। और पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन मुड़ता है? कौन? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल की वजह से कौन मुड़ता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैथोड रेज पर कैसा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज।
ये भी हमें प्रूव हो गया। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट क्या कहता है? 5वां पॉइंट कहता है कि दे डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। दे डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, कि ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र में भी डिफ्लेक्ट हो जाती है। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो अपने पाथ से हट जाता है, अपने स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ से हट जाता है। कभी पैराबोलिक फॉर्म ले लेता है, कभी हाइपरबोलिक फॉर्म ले लेता है, वो डिपेंड करता है उसके मास पर बच्चों, ठीक है ना। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में भी ये आप डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कौन? इलेक्ट्रॉन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दे आयोनाइज्ड गैसेस, ये गैसेस को आयोनाइज्ड कर देते हैं, कौन? कैथोड रेज। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने एक वेसल में क्या लिया? HCl गैस ले ली। क्या ले ली बच्चों? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ली। इधर से मैंने कैथोड रेज का बम्बार्डमेंट कर दिया, कैथोड रेज की बमबारी कर दी, तो HCl जो आयोनाइज होगा H प्लस में और C+ में, Cl- में आयोनाइज हो जाएगा। यानी कि किस में आयोनाइज हो जाएगा बच्चों? HCl जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये H+ और Cl- में आयोनाइज हो जाएंगे, यानी कि दे आयोनाइज गैसेस बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ध्यान से, क्या? दे प्रोड्यूस्ड एक्सरे, दे प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन strike to high melting point metal like टंगस्टन, मॉलिब्डेनम। अगर हम इनको टंगस्टन और मॉलिब्डेनम की प्लेट पर, क्योंकि मॉलिब्डेनम या टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है बच्चों, ठीक है ना। अगर हम इनको, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा हमारे पास ये कोई टंगस्टन की प्लेट है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। अगर हम इधर से किसका की बमबारी कर दें, किसका बम्बार्डमेंट कर दें? कैथोड रेज का। किसका बच्चों? कैथोड रेज का बम्बार्डमेंट कर दें तो इधर से हमें एक्सरे प्रोड्यूस हो जाती है। क्या प्रोड्यूस हो जाती है बच्चों? एक्सरे। आपने देखा होगा जब कोई बोन फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो आप एक्सरे कराने जाते हैं, तो आपके सामने या ऊपर एक मशीन आती है, उस मशीन में से एक्सरे नहीं निकलती, पहले कैथोड रेज निकलती हैं। वो कैथोड रेज हाई मेल्टिंग पॉइंट की किसी मेटल से टकराती है, उसमें शीट लगी होती है, देन कन्वर्ट इनटू एक्सरे एंड एक्सरे पास इनटू आवर बॉडी। और हमारी बॉडी के अंदर जो भी बोन्स में फ्रैक्चर होता है वो पीछे रखी जिंक सल्फाइड की एक पिक्चर पर आ जाता है, फिल्म पर आ जाता है, ठीक है। तो एक्सरे कौन प्रोड्यूस करती है? कैथोड रेज। और कैसे प्रोड्यूस करती है बच्चों? हाई मेल्टिंग पॉइंट की मेटल से टकराकर प्रोड्यूस करती है। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। देखिए और भी पॉइंट्स हैं इसके, समझते हैं ध्यान से बच्चों। क्या? कि जो कैथोड रेज हैं, यू नो वेरी वेल, दे आर मेड अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है कैथोड रेज। तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बच्चों वो 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg होता है। क्लियर? तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है चार्ज अपॉन मास, यानी लिख सकते हैं E बाई एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज। बात क्लियर? ये हमें निकालना है बच्चों। बात क्लियर? कैसे निकालते हैं? आपको मालूम है E इतना, M इतना, तो हम E बाई एम कैसे निकालेंगे बेटा? E बाई एम, E कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बच, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 16 अपॉन 91 इंटू 10 की पावर 12। मैं 10 की पावर 12 ना लिख के एक जीरो इधर बढ़ा लेता हूं और इसको 11 कर लेता हूं। इससे इसको डिवाइड करेंगे आप
तो 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर केजी। भाई कूलाम में चार्ज है, मास केजी में है, तो यूनिट आ गई कूलाम पर केजी। देखिए ध्यान से, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन क्या है, एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, इससे कम चार्ज हमें मालूम ही नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल है, इसको हम बेसिक फंडामेंटल चार्ज मान के चलते हैं। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो बेसिक फंडामेंटल चार्ज होता है, ठीक है। इससे कम चार्ज हम एज्यूम नहीं करते बच्चों, सबसे कम चार्ज यही है। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। इस पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं पड़ता, ना तो बच्चों इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ना इस पर कोई प्रेशर का इफेक्ट होता है इसके चार्ज पर, ना कोई एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स का कोई इफेक्ट होता, किस पर, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर। जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन का मास भी चार्ज चेंज नहीं होता। जब E भी चेंज नहीं होता, M भी चेंज नहीं होता, तो E/m भी चेंज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का या कैथोड रेज का जो E/m होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। क्या, कैथोड रेज का E/m चेंज नहीं होता, दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो देखिए ध्यान से बच्चों, हमने आपको आज एटम पढ़ाया। एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और भी होते हैं एंटी न्यूट्रॉन वगैरह, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन के सिंबल्स बताए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, पहले कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किसने दिया, विलियम क्रूक्स और जूलियस पल्कर ने दिया। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सारी की सारी इन्होंने दी, ठीक है। कैथोड रेज की डिस्कवरी का क्रेडिट भी इसी चला जाता है, लेकिन बाद में जे थॉमसन आ गए। जे थॉमसन ने फिर क्या करा, इस पर एक चार्ज दिया, इलेक्ट्रॉन के मास को बताया, बहुत सारी चीजें बता दी जे थॉमसन ने। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी का, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रेज तक तो क्रेडिट गया विलियम क्रूक्स और जूलियस पल्कर को। कैथोड रेज की डिस्कवरी होने के बाद जब हमें पता लगा इस पर नेगेटिवली चार्ज है, ये छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हमने बोलते इलेक्ट्रॉन। तो फिर जे थॉमसन ने इसको बोला दिस इज द मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट गया वो जे थॉमसन को चला गया बच्चों, बात क्लियर। तो देखिए ध्यान से, फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पढ़ी। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज क्या थी, पॉइंट नंबर 1, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई होती है। नंबर 2, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। नंबर 3, दे पासेस मास एंड वेलोसिटी एंड आल्सो मोमेंटम। दे डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। दे डिफ्लेक्ट या दे डेविएट इन इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, जिससे पता लगा हमें कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है। कैथोड रेज आयोनाइजेस द गैसेस, ये गैसों को आयोनाइजेस कर देती है, बात क्लियर। और कैथोड रेज का जो E/m होता है, क्या होता है बच्चों, E/m होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, क्योंकि कैथोड रेज का ना तो E चेंज होता ना M चेंज होता। तो देखिएगा आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, एक बेसिक्स चीज पढ़ी, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड देन कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में आपको बताएंगे प्रोटॉन। क्या बच्चों, प्रोटॉन यानी कि कैनाल रेज या एनोड रेज। प्रोटॉन को हम कैनाल रेज, एनोड रेज की हेल्प से डिस्कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, देन अदर चीजें चलेंगे बच्चों। तो मैं समझता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और इसका खेद है कि हम इस बार 11th CBSE बोर्ड का बैच टाइम के अभाव की वजह से नहीं बना पाए। अगर बाई चांस कोई टाइम निकल जाता है और वो स्टूडेंट्स को शूट करता है तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे बनाने की, वरना ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है कि ना बैच बनाए। एक ही रीजन है, बस टाइम का अभाव, ठीक है ना। जो बच्चे आ रहे हैं हमें मना करना पड़ रहा है, इसके लिए हमें खेद है, लेकिन फिर भी आप हमारे कांटेक्ट में रहिएगा, हो सकता है इसी महीने में कुछ ना कुछ समाधान निकल जाए बच्चों, ठीक है ना। तो आप इसको वीडियो को ध्यान से पढ़िए। कमिंग संडे में आपकी 9 to 3 11th क्लास वाले भी और 12th क्लास वाले भी IIT और नीट का बैच ज्वाइन करेंगे और टेस्ट भी होंगे। और रेगुलर ठीक से पढ़िए। धन्यवाद।